तो रोज करोड़ों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउजर में किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं और बस पलक झपकाते ही स्क्रीन पर वो साइट लोड हो जाती है। बिल्कुल, एकदम जादू की तरह लगता है। हाँ, लेकिन उस एक सेकंड के छोटे से हिस्से में बैकग्राउंड में डेटा की जो भारी दौड़ भाग होती है ना, वो इंटरनेट के सबसे बड़े और सबसे अनदेखे रहस्यों में से एक है। और सच कहूं तो यही वो अदृश्य दुनिया है जो हमारे पूरे इंटरनेट अनुभव को चला रही है। सही कहा। तो इस विस्तृत चर्चा में आज हमारा मुख्य विषय यही है। हम इंटरनेट की इस छिपी हुई एड्रेस बुक को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसे तकनीकी भाषा में डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। जो कि सिर्फ एक साधारण एड्रेस बुक बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। हमें ये समझना है कि इंटरनेट का ये अदृश्य बैकएंड असल में गति, गोपनीयता और सुरक्षा, इन तीनों चीजों को कैसे नियंत्रित करता है। मतलब स्पीड, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ये पूरा खेल कैसे चलता है। और इस खेल को समझने के लिए हमारे पास आज काफी ठोस जानकारी भी है। हाँ, हमारे पास आज कई बहुत ही विविध स्रोत हैं, जैसे ओपनएआई और अनसेंसर्ड डीएनएस जैसे ऑल्टरनेटिव प्रोवाइडर्स की तुलना करने वाले लेख हैं। और वो झांग वांग का अकादमिक शोध पत्र भी तो है। अरे हाँ, जैंग वांग का वो रिसर्च पेपर जो डीएनएस बेस्ड सीडीएन के सामने आने वाली रिमोट डीएनएस की समस्या को उजागर करता है, वो तो बहुत ही कमाल का है। बिल्कुल। इसके अलावा तकनीकी सेटअप समझने के लिए मैक ओएस की सेटिंग्स के दिशा निर्देश भी हैं। और एक असली यूजर का अनुभव भी है। रेडिट के टीपी लिंक फोरम पर राउटर सेटिंग्स को लेकर जो चर्चा हुई थी, साथ ही कैप्टन डीएनएस और नेटलास जैसे प्लेटफॉर्म से तकनीकी तुलना भी शामिल है। तो कुल मिला के डेटा की कोई कमी नहीं आज। एकदम। तो हमारा आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। इंटरनेट के बैकएंड को डिकोड करना, श्रोताओं को ये समझाना है कि अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी के डिफॉल्ट डीएनएस को बदलना क्यों जरूरी है, और ये जो स्पीड और प्राइवेसी के बीच एक अदृश्य तकनीकी संघर्ष चल रहा है ना, उसे उजागर करना है। तो चलिए फिर इसे समझते हैं। सबसे पहले तो डीएनएस के बिल्कुल बुनियादी काम से शुरुआत करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर बुनियादी बात समझ नहीं आएगी तो आगे की तकनीकी चीजें सिर के ऊपर से निकल जाएंगी। तो सादे शब्दों में डीएनएस काम कैसे करता है? देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में इंटरनेट की एक विशाल फोन बुक की तरह समझ सकते हैं। फोन बुक। हाँ, इंसानों के लिए google.com या amazon.com जैसे नाम याद रखना बहुत आसान है। हम शब्दों में सोचते हैं। लेकिन मशीनें, सर्वर्स और हमारे घर के राउटर्स ये सब शब्दों की भाषा नहीं समझते। वो तो सिर्फ नंबर समझते हैं। बिल्कुल, वो केवल नंबर्स की भाषा समझते हैं, जिन्हें हम आईपी एड्रेस कहते हैं। तो डीएनएस का इकलौता काम यही है कि वो इन इंसानी शब्दों को मशीनों के पढ़ने लायक आईपी एड्रेस में बदल दे। मतलब एक तरह से ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। एकदम सही। जब कोई ब्राउजर में वेबसाइट का नाम डालता है तो डीएनएस सिस्टम झट से उस नाम से जुड़ा आईपी एड्रेस ढूंढकर कंप्यूटर को देता है ताकि कनेक्शन बन सके। और यहीं से सारा खेल, या कहूँ तो सारी समस्या शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि वो कौन सा डीएनएस इस्तेमाल करें। वो इसलिए क्योंकि जब कोई नया इंटरनेट कनेक्शन लेता है तो उनका आईएसपी डिफॉल्ट रूप से अपना ही डीएनएस सेट कर देता है। और लोग बस वाईफाई का पासवर्ड डालते हैं और इंटरनेट चलाना शुरू कर देते हैं। हाँ, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि यूजर जो भी वेबसाइट खोल रहा है उसकी हर एक रिक्वेस्ट उस आईएसपी के सर्वर से होकर गुजर रही है, जो कि मुझे लगता है गोपनीयता या प्राइवेसी के नजरिए से एक बहुत बड़ी कमजोरी है। बहुत बड़ी। आईएसपी के डिफॉल्ट डीएनएस अक्सर धीमे तो होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ट्रैकिंग की है। मतलब वो सब कुछ देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर रिक्वेस्ट उनके पास जा रही है, वे आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट कब खोली जा रही है। कई मामलों में इस ब्राउजिंग डेटा को जमा किया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल विज्ञापनों के लिए किया जाता होगा। हाँ, विज्ञापनों या अन्य कमर्शियल मकसदों के लिए। इसीलिए टेक दुनिया में पब्लिक रिजॉल्वर का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ है, ताकि इस कंट्रोल को आईएसपी के हाथों से बाहर निकाला जा सके, है ना? सही कहा। और इन पब्लिक रिजॉल्वर्स में कुछ नाम ऐसे हैं जो आज पूरी दुनिया का बहुत बड़ा इंटरनेट ट्रैफिक संभालते हैं। मुझे लगता है इसमें सबसे पहला नाम तो गूगल का ही आता है। हाँ, गूगल डीएनएस 2009 में शुरू हुआ था। इसके जो आईपी एड्रेस हैं 8.8.8.8 और 8.8.4.4, ये टेक दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले नंबर हैं। ये तो हर किसी को याद रहते हैं। और गूगल के सर्विस का मुख्य फोकस हमेशा से गति और ग्लोबल रिलायबिलिटी पर रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पीड से ज्यादा जरूरी प्राइवेसी होती है। उनके लिए 2018 में क्लाउडफ्लेयर ने अपना डीएनएस लॉन्च किया 1.1.1.1। हाँ, क्लाउडफ्लेयर का 1.1.11 काफी मशहूर है। उनका पूरा फोकस प्राइवेसी और स्पीड दोनों पर है। घंटे के भीतर सभी डीएनएस लॉग मिटा देते हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है। ये सिर्फ हवा में किया गया दावा नहीं है। केपीएमजी जैसी बड़ी ग्लोबल फर्म से इसका नियमित रूप से ऑडिट भी करवाया जाता है। अच्छा, ताकि यूजर्स का भरोसा बना रहे। हाँ, और इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प विकल्प है, क्वाड 9। क्वाड 9 मतलब 9999 वाला एड्रेस? एकदम सही। इसका पूरा फोकस सुरक्षा पर है। ये बाकी दोनों से थोड़ा अलग है। कैसे? ये 20 से ज्यादा अलग-अलग थ्रेट इंटेलिजेंस स्रोतों का इस्तेमाल करता है। मतलब एक तरह से रियल टाइम में खतरों की जानकारी रखता है। हाँ, अगर कोई यूजर गलती से किसी दुर्भावनापूर्ण या मलेशियस साइट पर जाने की कोशिश करता है, तो क्वाड 9 उसे रास्ते में ही ब्लॉक कर देता है। डिवाइस को हैक या वायरस से बचाने के लिए ये तो बहुत ही बढ़िया है ना? लेकिन देखिए, जब लोग अपने लोकल आईएसपी का डीएनएस छोड़कर इन बड़े पब्लिक रिजॉल्वर्स का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो इंटरनेट के बुनियादी ढांचे में एक बिल्कुल नई और छिपी हुई समस्या पैदा हो जाती है। अहो, और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं से जैंग वांग के अकादमिक शोध पत्र की एंट्री होती है। बिल्कुल। ये रिसर्च पेपर रिमोट डीएनएस की समस्या और सीडीएन के साथ उसके टकराव को बहुत गहराई से समझाता है। तो सबसे पहले तो सीडीएन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सीडीएन यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। हाँ, इसका काम बहुत सीधा है, यूजर्स को सबसे नजदीकी सर्वर पर भेजना। आज इंटरनेट पर जो इतनी तेज वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, वो सीडीएन के बिना तो संभव ही नहीं है। एकदम सही। सीडीएन हमेशा यही चाहता है कि डेटा उसी सर्वर से भेजा जाए जो यूजर के घर के सबसे करीब हो। लेकिन समस्या ये है कि सीडीएन को कैसे पता चलेगा कि यूजर कहाँ है? और यही वो जगह है जहां सारा सिस्टम उलझ जाता है। सीडीएन ये जानने के लिए डीएनएस रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो मान लीजिए भारत में बैठा कोई व्यक्ति एक ऐसा पब्लिक डीएनएस इस्तेमाल कर रहा है जिसका मुख्य सर्वर यूरोप में है। तो जब वो व्यक्ति कोई वेबसाइट खोलेगा, तो उसकी रिक्वेस्ट पहले यूरोप वाले डीएनएस सर्वर के पास जाएगी, और फिर वो यूरोप वाला डीएनएस सर्वर सीडीएन से कहेगा कि भाई मुझे इस वेबसाइट का डेटा चाहिए। तो सीडीएन को लगेगा कि रिक्वेस्ट तो यूरोप से आ रही है। बिल्कुल, सीडीएन को लगेगा कि यूजर यूरोप में ही है, तो वो यूरोप के ही किसी नजदीकी सर्वर से डेटा भेजना शुरू कर देगा। जबकि असली यूजर तो भारत में बैठा है। मतलब जो डेटा बगल वाले शहर से आ सकता था, वो अब दुनिया के दूसरे कोने से आ रहा है। और इसी को खराब रूटिंग कहते हैं। जैंग वांग की रिसर्च ने साबित किया कि इस वजह से पेज लोड होने में काफी देरी होती है। रिसर्च में उन्होंने इसके लिए वीबुल और लॉन्ग नॉर्मल वितरण मॉडल का इस्तेमाल किया था ना? हाँ, उन्होंने इन गणितीय मॉडल्स के जरिए साबित किया कि इस रिमोट डीएनएस समस्या की वजह से 100 मिलीसेकंड से ज्यादा की देरी होती है। अब किसी को लग सकता है कि 100 मिलीसेकंड तो कुछ भी नहीं है। लेकिन गेमिंग में या लाइव वीडियो कॉल्स में 100 मिलीसेकंड का मतलब है बहुत बड़ा लैग। पूरा अनुभव खराब हो जाता है। तो इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए कोई तकनीक तो आई होगी। हाँ, टेक इंडस्ट्री इसका एक समाधान लेकर आई जिसे ECS कहते हैं, यानी EGNS क्लाइंट सबनेट। ECS? तो ये ECS काम कैसे करता है? ये मूल रूप से एक समझौता है। ECS तकनीक क्या करती है कि वो यूजर के IP एड्रेस का एक छोटा सा हिस्सा उस सीडीएन को भेज देती है। मतलब पूरा एड्रेस नहीं, बस थोड़ा सा इशारा। हाँ, जैसे किसी को आपके घर का पूरा पता देने के बजाय सिर्फ आपके इलाके का पिन कोड बता देना, ताकि सीडीएन को कम से कम ये पता चल जाए कि यूजर भारत के किस हिस्से में है और वो वहीं के सर्वर से डेटा भेज सके। बिल्कुल। इससे स्पीड की समस्या तो हल हो गई। लेकिन एक मिनट, अगर ECS यूजर का IP एड्रेस सीडीएन के साथ शेयर कर रहा है, तो फिर प्राइवेसी का क्या हुआ? बस यही तो वो सबसे बड़ा समझौता है जिसका मैंने जिक्र किया था। मतलब हमने प्राइवेसी छिपाने के लिए पब्लिक डीएनएस लिया और उसी डीएनएस ने स्पीड के लिए हमारा IP वापस शेयर कर दिया। हाँ, शोध पत्र में इस बात का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है कि कैसे ECS ने लोकेशन प्राइवेसी और रीडायरेक्शन प्राइवेसी दोनों को खतरे में डाल दिया। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और इससे एक और बड़ा खतरा पैदा हो गया, एन्यूमरेशन अटैक। ये एन्यूमरेशन अटैक क्या होता है? देखिए, हमलावर या हैकर्स अब क्या करते हैं कि वो जानबूझकर अलग-अलग इलाकों के फर्जी IP सबनेट भेजते हैं। अच्छा, ये देखने के लिए कि सीडीएन क्या जवाब देता है। बिल्कुल। और इस तरह वो धीरे-धीरे पूरे सीडीएन नेटवर्क का एक नक्शा बना लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा सर्वर कहाँ है और किस इलाके को सर्विस दे रहा है। जो कि साइबर सुरक्षा के लिहाज से बहुत खतरनाक हो सकता है। तो क्या इसका कोई और समाधान नहीं है? रिसर्च में कुछ अन्य विकल्पों का संक्षेप में जिक्र है, जैसे नेम एक्सटेंशन या डायरेक्ट रेजोल्यूशन। और एक क्लाइंट स्यूडोनमाइजिंग भी तो था। हाँ, वो सबसे सुरक्षित माना जाता है। उसमें एक विश्वसनीय तीसरा पक्ष बीच में आ जाता है और वो IP को पूरी तरह छिपा देता है। मतलब एक तरह का प्रॉक्सी सिस्टम। हाँ, लेकिन उसे इतने बड़े पैमाने पर लागू करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये तो हो गई गति और गोपनीयता के बीच की रस्साकशी।
लेकिन इंटरनेट पर कुछ ऐसे डीएनएस विकल्प भी हैं जो एक बिल्कुल ही अलग मकसद से बनाए गए हैं। हाँ, इंटरनेट की स्वतंत्रता और सेंसरशिप से जुड़ी बहुत सी दिलचस्प कहानियां हैं इस दुनिया में, मुझे इसमें अनसेंसर्ड डीएनएस की शुरुआत की कहानी बहुत रोचक लगती है। जो डेनिश आईएसपी एडमिनिस्ट्रेटर ने शुरू की थी। हाँ, थॉमस स्टीन रासमुसेन, 2009 की बात है। थॉमस उस समय एक आईएसपी में काम करते थे। और वो एक खास चीज से बहुत परेशान थे। बिल्कुल, वो ओपन डीएनएस जैसी कंपनियों से चिढ़े हुए थे, क्योंकि वो कंपनियां एनएक्स डोमेन रीडायरेक्शन का इस्तेमाल करती थीं। ये एनएक्स डोमेन रीडायरेक्शन क्या होता है, ये भी समझाना जरूरी है। देखिए, जब कोई ब्राउजर में वेबसाइट का नाम गलत टाइप कर दे, तो आमतौर पर एक एरर दिखना चाहिए कि ये डोमेन मौजूद नहीं है। हाँ, पेज नॉट फाउंड जैसा कुछ। लेकिन ये प्रोवाइडर्स क्या करते थे कि उस गलत टाइप किए गए डोमेन को हाईजैक कर लेते थे और यूजर को एक ऐसे सर्च पेज पर भेज देते थे जो विज्ञापनों से भरा होता था। मतलब एरर दिखाने के बजाय पैसे कमाने का जरिया बना लिया। बिल्कुल। थॉमस को ये बात इतनी खराब लगी कि उन्होंने निजी तौर पर अपना खुद का अनसेंसर्ड डीएनएस शुरू कर दिया। एक अकेला इंसान पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया। हाँ। और उन्हें डीएनएस सेक और IPv6 का पूर्ण समर्थन भी चाहिए था, जो उन्होंने अपने सिस्टम में लागू किया। सेंसरशिप रोकने के मामले में एक और नाम बहुत बड़ा है, ओपन NIC। ये तो स्वयं सेवकों द्वारा चलाया जाता है ना? हाँ, ये गैर लाभकारी या नॉन प्रॉफिट विकल्प है। इनका मुख्य लक्ष्य इंटरनेट पर किसी भी तरह की सेंसरशिप को रोकना है। और मुझे लगता है ये कुछ नए टॉप लेवल डोमेन का विकल्प ही देते हैं जो आम इंटरनेट पर नहीं मिलते। बिल्कुल सही। तो ये तो हुए टेक के जानकारों और सेंसरशिप से बचने वालों के विकल्प, लेकिन परिवारों और आम लोगों के लिए भी कुछ खास डीएनएस बने हैं। हाँ, जैसे अगर किसी को विज्ञापन मुक्त ब्राउजिंग चाहिए या बच्चों को इंटरनेट पर सुरक्षित रखना है, उसके लिए क्लीन ब्राउजिंग, एडगार्ड डीएनएस और नेक्स्ट डीएनएस जैसे बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। ये कैसे काम करते हैं? ये प्रोफाइल प्रदान करते हैं, जैसे फैमिली शील्ड। अगर ये डीएनएस लगा दिया जाए तो गंदी वेबसाइट्स या ट्रैकर्स नेटवर्क के स्तर पर ही ब्लॉक हो जाते हैं, डिवाइस तक पहुंचते ही नहीं। घर के इंटरनेट को सुरक्षित करने का ये बहुत ही आसान तरीका है और इसमें अब तो सरकारें भी आ गई हैं। हाँ, जैसे यूरोपियन यूनियन का नया प्रोजेक्ट DNS फॉर EO। ये यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एक नया सॉवरेन रिजॉल्वर है। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करना है, ताकि उनका सारा ट्रैफिक विदेशी कंपनियों के सर्वर पर ना जाए। मतलब अब डीएनएस सिर्फ एक तकनीकी चीज नहीं रही, बिल्कुल। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा बन गया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? हमने इतने सारे DNS प्रोवाइडर्स की बात तो कर ली, लेकिन हमारा डिवाइस इन DNS सर्वर्स तक डेटा भेजता कैसे है? हाँ, माध्यम क्या है? जो पारंपरिक तरीका है, जिसे DO53 कहते हैं, वो आज के समय में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। DO53, हाँ, ये सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि ये एन्क्रिप्टेड नहीं होता। ये एक खुले पोस्ट कार्ड की तरह है। मतलब बीच में कोई भी इसे पढ़ सकता है? हाँ, आप घर बैठे हैं, आपने कोई साइट टाइप की, अगर कोई हैकर या आपका ISP बीच में बैठा है, तो वो आराम से देख सकता है कि आपने किस वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसके लिए नए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जैसे DOH यानी DNS ओवर HTTPS। ये कैसे काम करता है? ये पोर्ट 443 का उपयोग करता है। आसान भाषा में कहें तो ये आपकी DNS रिक्वेस्ट को सामान्य सुरक्षित वेब ट्रैफिक के साथ पूरी तरह से घुला मिला देता है। अच्छा, मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा वेबसाइट का है और कौन सा डीएनएस का। एकदम सही। इसी वजह से अगर कोई सार्वजनिक वाईफाई पर है या किसी प्रतिबंधित नेटवर्क पर है, तो उसे ब्लॉक करना लगभग असंभव होता है। ये तो बहुत ही काम की चीज है। और एक DOT भी तो होता है। हाँ, DNS ओवर TLS। ये एन्क्रिप्शन तो करता है, लेकिन ये एक समर्पित पोर्ट का इस्तेमाल करता है, पोर्ट 853। तो ये DOH से कैसे अलग हुआ? क्योंकि इसका अपना एक अलग रास्ता या पोर्ट है, इसलिए नेटवर्क प्रशासकों के लिए इसे पहचानना और ब्लॉक करना बहुत आसान होता है। अच्छा, मतलब अगर कोई कंपनी चाहे तो अपने ऑफिस के वाईफाई पर पोर्ट 853 बंद कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल्स में जो प्राइवेट DNS का फीचर होता है, वो इसी पर काम करता है। राउटर्स के लिए भी ये बेहतरीन है। और मैंने DOQ के बारे में भी पढ़ा था। DNS ओवर क्विक, ये काफी नया है। इसे विशेष रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए बनाया गया है, ताकि विलंबता या लेटेंसी को कम किया जा सके। जब हम वाईफाई से मोबाइल डेटा पर स्विच करते हैं तो ये कनेक्शन को टूटने नहीं देता। सही कहा। तो ये तो हो गई सारी तकनीकी और सैद्धांतिक बातें। हाँ, अब इस तकनीकी सिद्धांत से बाहर निकलकर थोड़ी असल जिंदगी के सेटअप पर बात करते हैं, क्योंकि थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल में बदले कैसे? वो भी बहुत मुश्किल नहीं है।
अगर हम डिवाइस के स्तर पे बदलाव की बात करें, जैसे मैकओएस का ही उदाहरण लें, हाँ, मैकबुक या आईमैक पर इसे बदलना हो तो बस सिस्टम सेटिंग्स में जाइए, वहां नेटवर्क पर क्लिक कीजिए। जो भी कनेक्शन चल रहा हो, वाईफाई या केबल वाला, हाँ, उस सक्रिय कनेक्शन के डिटेल्स में जाना है। वहां एक डीएनएस टैब दिखेगा और बस वहाँ प्लस का निशान दबाकर नया एड्रेस डाल देना है। बिल्कुल, वहां प्लस दबाकर 8888 या 1111 जो भी आपको पसंद हो वो जोड़ दीजिए। लेकिन अगर घर में 10 डिवाइस हैं, तो हर एक में जाकर बदलना तो बहुत थका देने वाला काम है। इसी के लिए पूरे नेटवर्क पर एक साथ बदलाव किया जाता है, सीधे राउटर के अंदर। और यहीं पर वो रेडिट वाली चर्चा याद आती है। आरटीपी लिंक फोरम पर एक यूजर ने अपना दर्द साझा किया था। हाँ, उस यूजर का नाम गैमा हॉर्न था। उसने अपने टीपी लिंक आर्चर राउटर पर गूगल डीएनएस सेट करने की बहुत कोशिश की। लेकिन जब वो अपने फोन या लैपटॉप पर चेक कर रहा था तो उपकरणों पर वही पुराना आईएसपी का डिफॉल्ट डीएनएस ही दिख रहा था। ऐसा क्यों होता है? मतलब सेटिंग बदलने के बाद भी डिवाइस पुराना एड्रेस क्यों पकड़ रहे थे? ये एक बहुत ही आम उलझन है। राउटर के अंदर दो अलग-अलग सेटिंग्स होती हैं, एक वैन और एक लैन, जिसे DHCP भी कहते हैं। वैन और लैन, इनमें क्या अंतर है? देखिए, वैन में डीएनएस बदलने का अर्थ है कि राउटर स्वयं बाहरी दुनिया से बात करने के लिए उस डीएनएस का उपयोग कर रहा है। मतलब राउटर खुद के लिए वो नई एड्रेस बुक इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, लेकिन जब बात घर के अंदर जुड़े हुए उपकरणों की आती है तो राउटर उन्हें अभी भी आईएसपी वाला पुराना डीएनएस ही बांट रहा होता है। तो उसे सही कैसे किया जाए? इसके लिए लैन या DHCP सेटिंग्स में जाकर डीएनएस बदलना होता है। वहां सेट करने का अर्थ है कि नेटवर्क से जुड़ने वाले हर नए डिवाइस को व्यक्तिगत रूप से वो नया डीएनएस असाइन किया जाएगा। अच्छा, तो फिर हर फोन और स्मार्ट टीवी अपने आप उस नए रिजॉल्वर से जुड़ जाएगा? बिल्कुल, लेकिन हाँ, इन बदलावों के कुछ बचाव और कमियां भी हैं जिन्हें पिटफॉल्स कहते हैं। बिल्कुल, किसी भी तकनीकी चीज के साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। जैसे अगर कोई अपने राउटर पर बहुत ही आक्रामक विज्ञापन ब्लॉकिंग वाला डीएनएस लगा ले तो क्या होगा? तो कुछ स्मार्टफोन ऐप्स टूट सकते हैं, वो काम करना बंद कर देंगे। क्योंकि वो ऐप्स बैकग्राउंड में विज्ञापनों वाले सर्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं और डीएनएस उन्हें रोक देता है, तो ऐप वहीं क्रैश हो जाता है। और मैंने सुना है कि DOH को मजबूर करने से भी काफी दिक्कतें आती हैं। हाँ, खासकर होटलों या ट्रेनों में, जहां कैप्टिव पोर्टल होते हैं, वो लॉगिन पेज जहां इंटरनेट इस्तेमाल करने से पहले कुछ नियम मानने पड़ते हैं। बिल्कुल, अगर DOH चालू है तो वो लॉगिन पेज कभी-कभी काम करना ही बंद कर देता है, क्योंकि नेटवर्क आपकी रिक्वेस्ट को उस पेज तक रीडायरेक्ट ही नहीं कर पाता। तो ऐसे में थोड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे डीएनएस सिर्फ एक साधारण तकनीकी पता पुस्तिका बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं है। ये तो तेज CDN की जरूरतों और हमारी निजता के बीच चलने वाली एक बहुत बड़ी रस्साकशी है। हाँ, और ECS जैसी तकनीकें दिखाती हैं कि ये रस्साकशी कितनी जटिल हो सकती है। लेकिन इस ज्ञान का सही उपयोग करके कोई भी इंटरनेट पर अपने डिजिटल फुटप्रिंट को काफी हद तक नियंत्रित कर सकता है, अपनी ब्राउजिंग को बहुत अधिक तेज और सुरक्षित बना सकता है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ, जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। वो क्या? देखिए, DOS जैसे नए प्रोटोकॉल ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे स्थानीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारी वेब गतिविधि न देख सकें। हाँ, प्राइवेसी के लिए। लेकिन दूसरी ओर जरा सोचिए, वो हमारे सारे इंटरनेट ट्रैफिक को दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों के हाथों में सौंप रहे हैं, जो ये पब्लिक रिजॉल्वर चलाती हैं। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो क्या हम वास्तव में अपनी निजता की समस्या को सुलझा रहे हैं, या हम सिर्फ अपनी जानकारी को एक स्थानीय संस्था से छीनकर एक वैश्विक महाशक्ति को सौंप रहे हैं? ये सच में एक बहुत ही गंभीर सवाल है, जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो इसी विचार के साथ आज की गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और समझते रहिए।